नमस्कार। आज हम ITI लिमिटेड के हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर बात करने वाले हैं। ये 31 मार्च 2025 को खत्म हुए साल के लिए हैं और साथ में है ऑडिटर की रिपोर्ट भी। तो चलिए देखते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में क्या खास है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अच्छा, तो पहली नज़र में देखें तो चौथी तिमाही का रेवेन्यू है करीब 1,04,570 लाख और पूरे साल का है 3,61,642 लाख। ये आंकड़े तो ठीक लग रहे हैं। हाँ, आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन कहानी यहाँ थोड़ी पेचीदा है। सबसे अहम बात है ऑडिटर की रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट क्या कहा है उसमें? उसमें उन्होंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, BK रामाध्यानी एंड कंपनी LLP ने। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब राय देने से इनकार? ये तो बहुत सीरियस बात लगती है। हाँ बिल्कुल, बहुत गंभीर। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें इतने पुख्ता ऑडिट सबूत ही नहीं मिले कि वो इन नतीजों पर कोई राय दे सके। सबूत ही नहीं मिले? क्यों? वजह कई है, और पहली बात तो ये कि पिछले साल मतलब FY 24 में भी यही डिस्क्लेमर था। अच्छा, पिछले साल भी? हाँ, और वो जो मुद्दे थे वो इस साल भी अनसुलझे हैं। उनका असर इस साल के नतीजों पर भी पड़ रहा है। तो ये दिक्कतें जारी हैं। और क्या खास मुद्दे उठाए हैं ऑडिटर ने? कई हैं। एक बड़ा मुद्दा है जमीन की बिक्री का। जमीन की बिक्री? हाँ, कंपनी ने C.को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स उसको जमीन और बिल्डिंग बेची। ओके। और उससे करीब 10,919 लाख रुपए का लाभ दिखाया है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ऑडिटर के मुताबिक बिक्री की जो शर्तें थीं वो मार्च 2025 तक पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। और इंड AS 16 के हिसाब से ये लाभ इस साल दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है? संभवतः। फिर एक और मुद्दा है प्रॉपर्टी कैपिटलाइजेशन का। वो क्या है? करीब 13,175 लाख रुपए की ऐसी एसेट्स हैं, संपत्तियां, जो पिछले सालों में इस्तेमाल तो हो रही थीं, लेकिन उन्हें बुक्स में सही टाइम पर कैपिटलाइज नहीं किया गया। अच्छा। इसे ऑडिटर ने पूर्व अवधि की त्रुटि कहा है, मतलब पिछले पीरियड की गलती, और इसका पूरा असर कितना है ये भी वो तय नहीं कर पाए। ओह, रिकॉर्ड रखने में भी कुछ गड़बड़ बताइए शायद। हाँ बिल्कुल। एक तो जमीन के रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं। ओके। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मतलब FAR वो भी अधूरा है। अधूरा है? हाँ, और इन्वेंट्री का वैल्यूएशन उसमें भी बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है इन्वेंट्री में? करीब 23,139 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, जिसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी NRV, हाँ मतलब वो कीमत जिस पर उसे बेचा जा सकता है, उसका मूल्यांकन ही नहीं हुआ है। ये इंड AS 2 का उल्लंघन है। तो ये तो रिकॉर्ड की गड़बड़ियां हो गई। क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने में भी कमी है? हाँ, कई सारे इंड AS का ठीक से पालन नहीं हुआ है, जैसे इंड AS 16 प्रॉपर्टी के लिए, इंड AS 36 इम्पेयरमेंट के लिए, इंड AS 116 लीज, इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन वगैरह। फिर इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उसमें PF ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन गलत है। और एक बहुत महत्वपूर्ण है इंड AS 115 रेवेन्यू रिकग्निशन का, मतलब आय कब दिखानी है। अच्छा, आय दिखाने में क्या गड़बड़ है? एक बड़ा प्रोजेक्ट है एस्कॉन, उसमें कंपनी ने 1695 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखा दिया है। हाँ, जबकि उसका जो जरूरी टेस्ट पेड अप्रूवल है वो अभी पेंडिंग है। ओह, तो अप्रूवल मिला नहीं और रेवेन्यू दिखा दिया। हाँ, इंड AS 115 यही कहता है कि जब तक शर्तें पूरी ना हो आप रेवेन्यू नहीं दिखा सकते। ये सीधे सीधे आय को शायद समय से पहले दिखाने का मामला है। तो अगर मैं समझ रही हूँ, रिकॉर्ड अधूरे, एसेट देर से रिकॉर्ड हुई, प्रॉफिट जल्दी दिखा दिया, रेवेन्यू भी शायद शर्तों से पहले, और पिछले साल की दिक्कतें भी वैसी हैं, ये तो काफी चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल। और भी छोटी मोटी चीजें जैसे MSME वेंडर्स की पूरी पहचान नहीं हुई है, GST और इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स में मिलान नहीं है। ओके। कंटिंजेंट लायबिलिटीज मतलब संभावित देनदारियां, उनकी पूरी लिस्ट नहीं है। और तो और सेबी के लिस्टिंग नियम और कंपनी एक्ट के भी कुछ नियमों का पालन नहीं हुआ है, जैसे बोर्ड कोरम, कमेटियों का गठन। इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब निवेशकों के लिए या बाकी लोगों के लिए क्या मायने हैं इसके? देखिए, पहला और सबसे बड़ा मतलब तो यही है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। ऑडिटर ने इतनी सारी आपत्तियां उठाई हैं कि ये आंकड़े कंपनी की सही तस्वीर शायद न दिखाते हों, भ्रामक हो सकते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर ऑडिटर ने कंपनी के गोइंग कंसर्न पर सवाल उठाया है। गोइंग कंसर्न मतलब कंपनी के चलते रहने की क्षमता पर? हाँ, उस पर मटीरियल अनसर्टेनिटी यानी भौतिक अनिश्चितता जताई है। अनिश्चितता क्यों? कंपनी के पास तो बड़े ऑर्डर्स वगैरह है। हाँ,
वजह यह है कि कंपनी को इस साल करीब 21,489 लाख रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है। घाटा? हाँ, और उसकी जो करंट लायबिलिटीज हैं, मतलब देनदारियां, वो करंट एसेट्स यानी संपत्तियों से कहीं ज्यादा हैं। ओह। हालांकि मैनेजमेंट को लगता है कि उनका बड़ा ऑर्डर बुक है, करीब 14,82,07,009 का। हाँ, वो तो काफी बड़ा है। और सरकार का भी सपोर्ट है, बैंकों से वर्किंग कैपिटल भी मिल रहा है, तो कंपनी चलती रहेगी, ये मैनेजमेंट का कहना है। लेकिन ऑडिटर को शक है? ऑडिटर का कहना है कि इन सब बातों के बावजूद अनिश्चितता बनी हुई है, मटीरियल अनसर्टेनिटी। कोई और खास बात जो ऑडिटर ने कही हो? हाँ, एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी है रिपोर्ट में। एम्फेसिस ऑफ मैटर? ये वो हिस्सा होता है जहां ऑडिटर किसी ऐसे मुद्दे पर ध्यान खींचते हैं जो नतीजों को सीधे प्रभावित नहीं करता, पर जानना जरूरी है। अच्छा, क्या है वो? इसमें उन्होंने यूपीपीसीएल मतलब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली बिल के एक पुराना विवाद का जिक्र किया है। ओके। मामला कोर्ट में है और रकम करीब 326.26 लाख है। इसका फाइनल असर क्या होगा अभी पता नहीं। तो देखिए, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आईटीआई लिमिटेड जैसी कंपनी, हाँ, इतना बड़ा ऑर्डर बुक, सरकारी समर्थन, हाँ, फिर भी ऑडिट रिपोर्ट में इतनी गंभीर कमियां क्यों? प्रक्रिया की, अकाउंटिंग की, यहां तक कि कंपनी के भविष्य पर ही सवाल। सही बात है। ये शायद दिखाता है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के बड़े उपक्रम हैं, उनके लिए जो ये जटिल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको चलाना और साथ ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो कड़े नियम हैं, उनमें बैलेंस बनाना वो कितना मुश्किल हो सकता है। इस पर सोचने की जरूरत है।